नमस्कार, मैं वकार यूनुस। आज आपके लिए अपने सीसीएल प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12th। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट से लिया हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रहे साथियों, हम इस वीडियो लेक्चर्स में इंग्लिश मीडियम के लिए स्टडी करेंगे और जो जो हिंदी मीडियम के लिए लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियोस में अलग से मिल जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल, जो भी मटेरियल, स्टेशनरी मटेरियल आपके पास है वो आप साथ लेके बैठे और मैं साथ के साथ में आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा। जो भी आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो भी आप अपने साथ साथ लिखेंगे और ताकि वो एकदम प्रॉपर आप नोट्स बना सकें और फिर हम उन चीज़ों को प्रॉपर पढ़ सकें। आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हमारा सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से बात करें तो इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड आता है हमारा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बात करते हैं स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो की बात हम जब करते हैं तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन की। और स्टैटिक की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रेस्ट। क्लियर? तो हम फर्स्टली अगर यहां से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एट रेस्ट कंडीशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में है तो हम उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जो स्टडी करेंगे वो हम किस में करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। क्लियर? तो यहां से आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कंडीशन। तो स्टडी हम किसी करेंगे? इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कंडीशन। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो लिखेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर? और उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो डेफिनेशन है वो लिखोगा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एट रेस्ट कंडीशन। क्लियर? तो आप ये सब चीजें लिखेंगे तो आपके जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी कारण कोई स्टूडेंट उसको नहीं लिख पा रहा है, उसकी स्पीड स्लो है, तो आप वहां पर वीडियो को पुश कर कर भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लियर होता है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके लिए बात करें तो वो है अपना चार्ज। हमारा अब सबसे पहले हमने बात की इलेक्ट्रॉन की कि ये इलेक्ट्रॉन है भाई, रेस्ट कंडीशन में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट है? जैसे इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो कोई ना कोई एटम का पार्ट है। अब एटम का पार्ट है तो एटम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको क्या बोलते हैं? चार्ज। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज। हम क्लियर बात करें अब चार्ज की, तो चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस which is effect which is responsible for किस के लिए responsible होती है? which is responsible for electric field and magnetic field, which is responsible for electric field and magnetic field। क्लियर हो गई? समझ सकते हैं? हम फिर से बात करें चार्ज के लिए। मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है, कोई दूसरा सब्सटेंस है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो जैसे वैसे ही कोई मैटर होता है और मैटर ये भी है तो इसके पास भी चार्ज हो सकता है, पॉसिबल है। तो जो चार्ज इसके पास भी चार्ज हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर कोई भी बॉडी, मैटर, सब्सटेंस सब आ जाते हैं, पूरी वो दुनिया इसी चीजों से मिलकर बनी होती है, सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। तो आप जानते हो सब्सटेंस में सब आते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which is responsible for electric field and magnetic field। तो आप लिखेगा चार्ज और चार्ज की डेफिनेशन लिखेगा द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which is responsible for electric field and magnetic field is known as charge। क्लियर?
चार्ज की डेफिनेशन क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी यूनिट। अगर हम बात करें कि जो चार्ज की यूनिट है वो क्या होगी, लेकिन यूनिट से पहले फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पहले, तो यूनिट से पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, हम सब 10th क्लास में पढ़ रखा है हमने कि इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्लियर। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अब यहां से अगर हम चार्ज के लिए बात करें तो क्या हो जाता है, आई टी। जो आपने चार्ज की डेफिनेशन लिखी है उसके नीचे एक एरो लगाओ और लिखेगा चार्ज इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। वंस अगेन रिपीट, चार्ज इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। उसके बाद लिखेगा फॉर्मूला लिखेगा I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और ब्रैकेट में अगर चाहो तो आप लिख सकते हो वी ऑल्सो नो दैट, कि हम इसको ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर, वी ऑल्सो नो दैट। और उसके बाद आप लिखोगे Q इक्वल्स टू आई टी। क्लियर हुआ। यहां पे अगर हम बात करें तो Q क्या है, चार्ज। अगर हम बात करें I के लिए तो ये क्या है, करंट। और अगर हम टाइम के लिए, T के लिए बात करें तो ये क्या है यहाँ पे, टाइम। आप फॉर्मूले के साथ इन सब चीजों को भी लिखा करो कि Q क्या है यहाँ पे, चार्ज है, I क्या है यहाँ पे, करंट है, T क्या है यहाँ पे, टाइम है। मैं आपको एक बार बता दूं कि जो भी आप नोट्स बना रहे हो उन नोट्स के अंदर आपके कलर्ड पेन होने चाहिए। हेडिंग एक अलग कलर के पेन से, फिर उसके नीचे जब आप एक फॉर्मूला लिख रहे हो तो फॉर्मूले के साथ में सेल्फ मेड नोट्स बनाओ जो आपको अच्छा लगे और जो आप अच्छे तरीके से लिख सको। अगर किसी कारणवश मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं तो आप वीडियो पुश कर उसको वापस दोबारा देख सकते हो। क्लियर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल्स टू आई टी। क्लियर हुआ। तो यहां से चार्ज का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू इक्वल्स टू आई टी। इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे जो इसका यूनिट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि यूनिट किस तरीके से निकाली जाती है। तो हम चार्ज की यूनिट की बात करें तो हमने ना फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो अब यहाँ पे I क्या होता है, करंट, और करंट का यूनिट क्या होती है, एम्पियर, आप सब जानते हो। क्लियर। और टाइम क्या होता है, समय। टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है यहाँ पे, सेकेंड। तो हमारी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्लियर। क्या हो जाएगी, एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसका दूसरा नेम है कूलॉम। इसको हम कैपिटल C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी यूनिट क्या है, कूलॉम, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे SI यूनिट। ये कौन सी यूनिट है यहाँ पे, SI यूनिट। तो हम यहाँ पे अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे, सबसे पहले यूनिट लिखेंगे, यूनिट के नीचे एक एरो लगा के लिखेंगे SI यूनिट, लिखेगा SI यूनिट। SI यूनिट में एरो लगाना और उसके बाद उसको लिखना Q इक्वल्स टू आई टी, एम्पियर इंटू सेकेंड, और कुलाम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। क्लियर। ये आपकी कौन सी यूनिट हो गई, SI। अब हम बात करते हैं किसकी, CGS यूनिट की। किसकी बात करते हैं, CGS यूनिट की। अगर हम चार्ज के लिए बात करें तो यहाँ पे जो CGS यूनिट है उसको दो तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अगर हम बात करें तो वो है स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन। क्या है, स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन, एंड मतलब स्टेट कूलम एंड फ्रैंकलिन। तो यहाँ पे जो CGS यूनिट है वो क्या है, स्टेट कूलम एंड फ्रैंकलिन। क्लियर हुआ। अब हम इनसे CGS भी हो गया आपका कि यहाँ पे एक तो स्टेट कूलम है, आप सब जानते हो, और दूसरा कौन सा है, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट का नेम है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रैंकलिन। उसके बाद हम बात करते हैं इनके कुछ रिलेशंस हैं, छोटे छोटे यूनिट्स के रिलेशंस हैं। उन यूनिट्स के रिलेशंस के लिए हम बात करें तो वो रिलेशन किस तरीके से यहाँ पे कैसे मतलब एक्सप्लेन हो रहे हैं, तो उनके लिए हम बात करें तो अगर मैं आपको रिलेशन के लिए बात करूं तो आप लिखेगा रिलेशन, और रिलेशन के अंदर लिखेगा 1C इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। लिखेगा 1C इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो 1C इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। क्लियर, ESU हो गया। उसके बाद हम इसमें ये रिलेशन मतलब कि आपने इस तरीके से लिखना है। फिर दूसरा नेक्स्ट नीचे लिखेगा कि 1 फेराडे इक्वल्स टू 9,600 9,000 1 फेराडे। मैं लिख के देता हूं आपको,
यस कूलम, सॉरी 96500 कूलम, 96500 कूलम। तो अगर हम इसको प्रोनाउंस करें तो 96,500 कूलम। क्लियर, 96,500 कूलम। और हम नेक्स्ट यूनिट के लिए बात करें तो एक होती है 1 EMU, 1 EMU। अगर हम बात करें 1 EMU की, तो यहाँ पे जो 1 EMU है वो इक्वल होती है 3 × 10⁻10 ESU, 3 × 10⁻10 ESU। किसके इक्वल होती है? 3 × 10⁻10 ESU। अब बात आती है कि सर ये ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हम बात करते हैं EMU की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर हुआ? ये रिलेशंस हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इन रिलेशंस का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो न्यूमेरिकल्स के अंदर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि RBC के अंदर डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इन पूरी तरह से रेडी हैं? उसके बाद हमारा एक लास्ट रिलेशन है, अगर वो बाचा हो तो आप, अगर हम निकालें 1C = आप ऑलरेडी क्लेरिफाई करिए कि आपने ये तीनों को पढ़ लिया है, तो जो लास्ट है 4th वाला, उसको बताइए कि 1C = क्या होता है। तो यहाँ से हम बात करें कि 1C = क्या होता है, वो होता है 10⁻⁻1 EMU, 10⁻⁻1 EMU। क्लियर, 10⁻⁻1 EMU। आपके जो रिलेशंस है वो क्लियर हुए। अब हम जो नेक्स्ट अपने टॉपिक्स हैं उसके लिए इसी टॉपिक के जो नेक्स्ट टर्म पॉइंट्स हैं उनके लिए हम बात करते हैं, तो वो आती है अपनी डायमेंशन। आप सब अच्छे से जानते हो डायमेंशन के लिए बात करें, आप खुद भी निकाल सकते हो डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन के लिए बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? Q = बोलिए I × T, और I की डायमेंशन क्या होती है? एम्पियर, और टाइम की क्या होती है? T1। तो यहाँ पे जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? A1 T1। क्या होगी? A1 T1, A1। देन उसके बाद हम बात कर रहे थे अभी डायमेंशन की कि I × T, A1 T1। क्लियर, तो आपका चार्ज का जो डायमेंशन है वो क्लियर हो गया। उसके बाद हम जो नेक्स्ट, इसमें एक लास्ट लाइन नोट और है, वो नोट लगाइए, लिखिएगा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज, once again repeat, the smallest unit of charge is Franklin। क्या है? Franklin। and largest unit of charge is Faraday, largest unit of charge is Faraday। क्लियर, तो हमारा जो ये हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद चार्ज पढ़ा, चार्ज की फॉर्मूला पढ़ा, डायमेंशन यूनिट्स पढ़ी, डायमेंशन पढ़ी, यूनिट्स में CGS SI पढ़ी, रिलेशंस पढ़े। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या है? टाइप्स ऑफ चार्ज। तो हम जल्दी से फटाफट स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ज नॉर्मली आप पहले से भी ऑलरेडी जानते हो कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है। हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ चार्ज। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो बात करें दोनों के लिए तो फर्स्ट हमारा है पॉजिटिव चार्ज। हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जब हम बात करते हैं तो इसमें भाई सीधी सी बात है कि जब कोई सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस लूज द इलेक्ट्रॉन, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, मतलब उसको बाहर जाने देता है, तो उस सब्सटेंस के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और एनी सब्सटेंस गेन द इलेक्ट्रॉन, then there is negative charge occur, तो लिखेगा टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट लिखेगा पॉजिटिव चार्ज, सेकंड लिखेगा नेगेटिव चार्ज, और फर्स्ट लिखेगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन लिखेगा एनी सब्सटेंस लूज द इलेक्ट्रॉन
lose the electron and get positive charge property. Similarly उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे हम. पहले पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो हमारा एग्जाम्पल है उसके लिए हम बात करें. एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आप सुनना मेरी बात ध्यान से. मान लीजिए ये आपके पास कोई सब्सटेंस है, क्लियर, और इसका जो फेज है वो न्यूट्रल है. कौन सा है? न्यूट्रल है. अगर हम बात करें इसकी तो ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन. यही होता है न्यूट्रल कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर दोनों इक्वल हैं तो वहां पे कौन सा है? न्यूट्रल है. अब मान लीजिए मैंने बोला कि इसके पास, मान लीजिए इसके पास मैंने मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन है, और तो 10 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10. कितने होंगे? 10 होंगे. समझ आया? क्लियर. अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है. कौन कम हो रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है. इसका मतलब ये क्या कर देता है? उसको बाहर कर देता है. तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से कम हो जाता है तो अब इसके पास जो चार्ज है, माइनस इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज इलेक्ट्रॉन तो कितना बचे? 9. अगर हम यहाँ से बात करें 9, और अगर इसके लिए बात करें तो ये कितने होंगे? 10. ज्यादा कौन है? प्रोटॉन. इसका मतलब कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव. क्लियर? समझ आया? सिमिलरली हम यहाँ पे बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की. तो आप लिखेगा नेगेटिव चार्ज, लिखेगा नेगेटिव चार्ज, और उसकी डेफिनेशन लिखेगा when substance gain the electron then there is negative charge occur. या पहले की तरह भी लिख सकते हो when any substance lose the electron then gain the electron then get negative charge. नेगेटिव चार्ज्ड, ईडी लगा सकते हो, चार्ज्ड. क्लियर कि उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव चार्ज आ गई. तो हम यहाँ से इस एग्जांपल से हम बात करें तो कोई न्यूट्रल बॉडी है. अब यहाँ पे जहाँ 10 था, एग्जांपल सिमिलर है. एग्जांपल ये बात करें, मान लीजिए इसमें कोई असर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सॉरी इसमें कोई असर नहीं, इसमें असर मतलब कि पहले तो माइनस हो रहा था, अब पॉजिटिव हो गया. जबकि प्रोटॉन को हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ किसको करेंगे? इलेक्ट्रॉन करेंगे. पहले यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन था, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन. प्लस इलेक्ट्रॉन इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 10 के बजाय कितना हो गया? 11. कौन ज्यादा हो गया? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. क्लियर है? एग्जाम्पल लिख लीजिएगा. अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम है तो आप वीडियो पुश करके भी लिख सकते हैं. क्लियर. अब हम बात करते हैं, एक बार वापस रिपीट करते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है. फर्स्ट कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज. सेकंड कौन सा है? नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है? जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव होता है, गेन करता है तो नेगेटिव होता है. क्लियर? एग्जांपल के साथ समझ आ गया. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग. क्लियर? ये आपका जो नोट्स बन रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू RBSE है, मतलब आपके जो RBSE की बुक है उसी के अकॉर्डिंग ये नोट्स बन रहे हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग. क्लियर? मेथड ऑफ चार्जिंग. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे देयर इज 3 मेथड ऑफ चार्जिंग. 3 मेथड. फर्स्ट इज फ्रिक्शन मेथड. कौन सा है? फ्रिक्शन मेथड. सेकंड इज इंडक्शन मेथड, INDUCTION, इंडक्शन मेथड. और थर्ड कौन सा है हमारा? कंडक्शन मेथड. थर्ड कौन सा है? कंडक्शन मेथड. मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल प्रॉपरली सही तरीके से देखते हैं और मेरे साथ के साथ में रिपीट करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि वीडियोस से सब आप स्टडी करो तो बिल्कुल अकेले में बैठना है. अकेले में बैठ के ईयरफोन लगा के आपको बिल्कुल साइलेंटली स्टडी करनी है. अगर ईयरफोन नहीं है तो आप ओपनली भी सुन सकते हैं. अगर किसी कारणवश किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अकेले में बैठेगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता सकता है. अगर वो अकेले में बैठेगा तो वो एकदम सही तरीके से, पूरी तरीके से क्लासरूम की तरह अपने माइंड को टॉपिक पर कंसंट्रेट कर पाएगा.
और अगर वो माइंड को कंसंट्रेट करता है तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए जो भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं वो सब आपको क्लियर होंगे। इन केस अगर किसी में कोई परेशानी कोई डाउट रह जाता है तो आप डेफिनेटली इस वीडियोस के नीचे जो वीडियो होगा उसके नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे फ्रिक्शन मेथड, दूसरी है इंडक्शन मेथड और तीसरा है कंडक्शन मेथड। हम जब फ्रिक्शन मेथड की बात करते हैं तो आप समझते हो, फ्रिक्शन से समझते हो कि कोई भी रब होना, कोई दो बॉडी है रब की, फ्रिक्शन हुआ, इसी से चार्ज आया, मतलब कि फ्रिक्शन से चार्ज आया, कौन सा मेथड हो गया, फ्रिक्शन मेथड हो गया। हम बात करते हैं इंडक्शन मेथड की। तो इंडक्शन मेथड का मतलब है कि एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास कोई चार्ज बॉडी लेके आते हैं, जो चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी को टच नहीं करेगी, ध्यान रखना, क्या नहीं करेगी, टच नहीं करेगी। अगर आप उसको अनचार्ज बॉडी के टच नहीं कराते हैं लेकिन उसके पास लेके आते हैं तो जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाती है। इस तरीके के इस मेथड, इस तरीके से जो चार्ज होती है उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड। मैं पढ़ाऊंगा अभी, क्लियरली बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन का मेथड है कि एक चार्ज बॉडी है दूसरी अनचार्ज है, अगर चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच किया जाए तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में कंडक्शन होगा, उसी मेथड को कौन सा बोल देंगे, कंडक्शन मेथड बोल देंगे। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले लिखेगा फ्रिक्शन मेथड, लिखेगा फ्रिक्शन मेथड। और फ्रिक्शन मेथड की जो डेफिनेशन है लिखेगा, इफ वी रब RUB, रब का मतलब होता है रगड़ना, इफ वी रब टू बॉडीज देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर one body to another body and both bodies are get charged, one is negative and another is positive, it means both bodies are charged। clear। आपने लिखा if we rub two bodies then electron transfer one body to another body then both bodies are get charged, this is friction method, this is friction method। डॉट एग्जाम्पल लिखिएगा, cloud get charged from friction method। जो अपने आकाश में आपने देखे होंगे कि बिजलियां चमकती हैं तो उसके पास चार्ज होता है, वो चार्ज कब आता है, जब कोई दो क्लाउड आपस में रब होते हैं। डेफिनेटली क्लाउड्स के जो एटम्स हैं वो रब होंगे तो उसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर होगा एक दूसरे से और वो चार्ज हो जाएंगे। इसी वजह से जो हमारी लाइट स्ट्रोक है जो देखने को मिलती है, जो बिजलियां चमकती हैं, उसी का वही रीजन है। समझ आया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड के लिए एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के हेल्प से हम इस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको फर्स्टली एक स्फीयर है, उस स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज स्फीयर है, मतलब कि दोनों पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। क्लियर। तो यहाँ पे कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल अनचार्ज्ड न्यूट्रल है। इसका मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, इक्वल है। इसको हमने एक इंसुलेटेड स्टेट पर रख दिया, ये कौन सा है, इंसुलेटेड स्टेट है। क्लियर। अब सेकंड डायग्राम में हम क्या करते हैं कि हमारा इसी स्फीयर के पास जो स्फीयर है ये, इसको हम बोल देंगे यहाँ पे फिगर ए। क्लियर। इस स्फीयर के पास हम एक यहाँ पे रोड लेके आते हैं जिसके पास कौन सा चार्ज है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ गएगा तो इसका जो पॉजिटिव हो इसके पास चला जाएगा नेगेटिव अपोजिट। क्यों भाई, मैंने अभी जस्ट बताया है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट। लाइक चार्ज इज रिपेल्ड, अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे मतलब कि पॉजिटिव चार्ज तो इधर इस साइड में चला गया और नेगेटिव कहाँ चला गया, इस साइड में। और ये भी किसी स्टैंड पर रखी हुई है, इंसुलेटेड स्टैंड पर रखी हुई है। क्लियर। तो इस पे भी हम इस तरीके से इसको डायग्राम को यहाँ पे बना देंगे और ये हमारा नेगेटिव चार्ज चला गया, इधर हमारा कौन चला गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोल देंगे, फिगर बी।
ये हो गया हमारा फिगर बी। अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो हम एक इसी को वापस लेते हैं और यहां से एक उसी जो हमारा स्फीयर है हमने उसको लिया और उसका नेक्स्ट जो डायग्राम है, जो नेक्स्ट उसकी जो सिचुएशन है, आप बोल सकते हो कि उसकी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या होगी कि यहाँ पर जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से। अर्थ से कर दिया तो रोड हमारी अभी भी यही है, इसका मतलब माइनस। ध्यान रखें कि ये रोड इससे टच नहीं हो, अगर टच हो गया तो ये मेथड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो रिमेन रह जाएगा, मतलब बच जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ चला गया, जो नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। तो नेगेटिव यहाँ बचा ही नहीं। और जो हमारा अगर हम बात करें नेक्स्ट स्फीयर की, तो यहाँ पे जो लास्ट नेक्स्ट स्फीयर है उसके पास इसको, इस रोड को हम हटा देते हैं यहाँ पे, तो इसके पास ओनली पॉजिटिव चार्ज बच जाता है और वो पूरी बॉडी पे इस तरीके से फैल जाएगा। ये भी किस पे रखा हुआ है, इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है। किसके ऊपर रखा हुआ है, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे पहले ये बॉडी अनचार्ज थी, अब ये क्या हो गई, चार्ज हो गई। कौन सा मेथड है, इंडक्शन मेथड है। क्लियर हुआ। हम बात करते हैं यहाँ पे वापस एक बार फिर से। तो ये हो गया हमारा फिगर डी और ये हो गया हमारा यहाँ पे फिगर सी। अब हम इसके लिए बात करें, हम नोट्स के लिए बात करें, तो सबसे पहले लिखिएगा आप इंडक्शन मेथड। लिख लिया। इंडक्शन मेथड के अंदर लिखिएगा when a charging body is brought near to a neutral body, then the charging body attract opposite charge and repel the same charge, due to this one side of metallic sphere get positive charge and another surface will get negative charge. By क्लियर, चार्ज फुल स्टॉप लगा देना। ये फर्स्ट एरो, सेकंड एरो लगाना और लिखना उसके अंदर बाय अर्थिंग द नेगेटिव चार्ज इज neutralized by the electron available in the surface of earth, पॉइंट सी लिखना उसके अंदर when we remove the inducing charge and disconnect the earthing, the positive charge uniformly distribute on whole surface। आप चाहो तो अपने हिसाब से फिगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि फिगर फर्स्ट में क्या हो रहा है, फिगर सेकंड में क्या हो रहा है, फिगर थर्ड में क्या हो रहा है, फिगर फोर में क्या हो रहा है, और आप सेल्फ मेड नोट्स भी बना सकते हो। अगर वो अच्छे लगते हैं तो उनको लिखेगा, अगर नहीं लगते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं। क्लियर, आपका इंडक्शन मेथड क्लियर हुआ। अब हमारा थर्ड है कंडक्शन मेथड। क्या है, कंडक्शन मेथड। अब मेरी बात ध्यान सुनना कि कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी चार्ज है, ये कोई बॉडी है हमारे पास, इसके पास चार्ज है, मैंने बोल दिया इसके पास चार्ज है। क्लियर, इसके पास चार्ज है। अब हम कोई दूसरी बॉडी लेते हैं और जो दूसरी बॉडी हमने इसके पास ली और इससे जैसे हम इसको टच कराएंगे, इसके साथ जैसे टच होगी
तो जो ये चार्ज है किसके पास चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है भाई नॉर्मल सा हमारा जो घर के अंदर एक स्विचेस या जो एक हमारे पास बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, उसके अंदर हम जब हमारे मोबाइल को चार्ज करना होता है तो हम चार्जर उसमें लगाते हैं, तो सीधे उस पोर्ट से वो जो चार्जिंग है किस में चले जाती है, मोबाइल के बैटरी के अंदर, और मोबाइल क्या हो जाता है, चार्ज होने लग जाता है। इसका मतलब एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेके आओगे, दोनों को टच कराओगे तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन मेथड की हेल्प से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेगा कंडक्शन मेथड और उसके अंदर लिखेगा व्हेन एनी अनचार्ज बॉडी, व्हेन एनी अनचार्ज बॉडी get contact with charged body, get contact with charged body, then charge transfer from charged body to uncharged body, charged body to uncharged body, full stop. This method is known as conduction method. This method is known as conduction method. क्लियर? एक बार मैं आपको लास्ट टाइम इसी हमारा जो आज की इस वीडियो का जो ये लास्ट टॉपिक था, अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रिवाइज करना देना चाहता हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कंडीशन। जब फिजिक्स की उस ब्रांच के अंदर जब हम रेस्ट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर काउंट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर काउंट होती है। उसके बाद चार्ज पढ़ा कि चार्ज क्या है, तो हम चार्ज के लिए बात करें तो चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, किसके लिए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू IT। क्लियर? यूनिट, SI यूनिट तो होती है कूलम, CGS होती है फैराडे और फ्रैंकलिन। क्लियर? रिलेशन पढ़े थे, रिलेशन के बाद हमने डायमेंशन पढ़ी थी A1 T1, उसके बाद हमने यूनिट्स पढ़ ली। डायमेंशन के बाद हमने उसकी सबसे छोटी यूनिट मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, और जो हमारी बिगेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी होती है, फैराडे, स्मॉलेस्ट फ्रैंकलिन। क्लियर? और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये चार्ज को बताया ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसको किसने बताया था, फ्रैंकलिन ने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका पूरा नाम है। क्या नाम है, बेंजामिन। लिखने नोट लाके चाहे तो लिख लेना कि इसके बारे में सर्वप्रथम कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्लियर? उसके बाद हमने स्टडी किया था कि जो चार्ज है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव लूज करता है तो पॉजिटिव, गेन करता है तो नेगेटिव। एग्जांपल बताया था। उसके बाद हमने 3 मेथड पढ़े थे। पहला कौन सा था, फ्रिक्शन मेथड, दूसरा इंडक्शन मेथड, थर्ड कंडक्शन। फ्रिक्शन जब 2 को रब किया जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो फ्रिक्शन, और बिना टच किए कोई दूसरी बॉडी चार्ज हो जाए, इंडक्शन, और एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी टच हो जाए तो उस मेथड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, चार्ज ट्रांसफर होता है, वो कौन सा होता है, कंडक्शन मेथड। थैंक यू सो मच।